नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज पहली बार मजहबी झगड़े की आग दिखाई थी। शिमला में आज पहली बार एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हजारों नाराज लोग सड़कों पर उतरे। सबकी मांग एक ही थी, शिमला में घुस आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर किया जाए। सबकी शिकायत एक ही थी, ये लोग शिमला की शांति और भाईचारे के लिए खतरा बन गए हैं। और बात इसलिए बड़ी बन गई क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज बताया। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में भी मुख्यमंत्री से विनती की, कहा कि इस बात की जांच कराई जाए कि शिमला में अचानक बाहरी मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। रेहड़ी पटरी वाले, दुकानों और बाजारों पर कब्जा करने वालों में रोहिंग्या मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पहले तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनके किसी मंत्री ने इस तरह की बात नहीं कही, लेकिन जब अनिरुद्ध सिंह हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल हुए तो सुक्खू को कहना पड़ा कि मंत्रियों को, कांग्रेस के विधायकों को इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन शिमला के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के भीतर शिमला में सरकारी जमीन पर बनी गैर कानूनी मस्जिद को गिराया जाए। आरोप यह है कि मस्जिद बाहरी मुसलमानों की पनाहगार बन गई है। सारी गड़बड़ियों का सेंटर यही मस्जिद है। प्रदर्शन करने वालों ने कहा कि अगर सरकार मस्जिद नहीं गिराती तो हिंदू ये काम खुद करेंगे। मामला बढ़ा तो इस विवाद में असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद जैसे नेता भी कूद पड़े। उनको अनिरुद्ध सिंह ने क्या जवाब दिया और आखिर शिमला के लोगों में अचानक इतनी नाराजगी क्यों पैदा हुई? मस्जिद का विवाद है क्या? क्या ये जमीन वाकई में सरकारी है जिस पर मस्जिद बनी? शिमला में रोहिंग्या मुसलमान कहां से आए? बाहरी मुसलमानों की संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? इनकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं शिमला की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में नाराजगी का लेवल क्या है। आमतौर पर शिमला शांत रहता है, टूरिस्ट से भरा रहता है, लेकिन आज सुबह से ही शिमला की सड़कों पर नारे लगाते हुए हजारों लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ये लोग शिमला के चौड़ा मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। चौड़ा मैदान में हिंदुओं को इकट्ठा होने की कॉल देवभूमि क्षत्रिय संगठन की तरफ से दी गई थी। शिमला का चौड़ा मैदान विधानसभा के काफी करीब है, इसलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। इसके बावजूद भारी तादाद में लोग पहुंचे। इस प्रोटेस्ट की कॉल शिमला के संजोली में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद के विरोध में दी गई थी। हालांकि लोगों की नाराजगी को देखकर ऐसा लगा कि मस्जिद का विरोध तो सिर्फ एक वजह है, छोटा कारण है। लोगों की ज्यादा नाराजगी शिमला में आए दिन रात होने वाली लूटपाट, चोरी और छेड़छाड़ की घटनाओं से है, जिनकी वजह से रोज रोज झगड़े होते हैं और ज्यादातर मामलों में इस तरह की हरकतें करने वाले बाहरी मुसलमान हैं। लोगों का इल्जाम है कि संजोली की मस्जिद इस तरह के लोगों का शेल्टर बनी हुई है। जिस मस्जिद में पहले सिर्फ 1 मंजिल थी, वहां अब 4 मंजिलें बन गई हैं। जहां पहले सिर्फ 2-4 लोग रहते थे, वहां 300 से ज्यादा लोग मस्जिद में आते जाते रहते हैं। ये भी पता नहीं कि मस्जिद में रहने वाले हैं कौन, कहां से आए। लोगों का कहना है कि मस्जिद गैर कानूनी है क्योंकि सरकारी जमीन पर बनी है, बिल्डिंग बायलॉज को ताक पर रखकर बनी है, तो फिर इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। इसीलिए आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे। किसी के हाथ में भगवा झंडा था, किसी के हाथ में मस्जिद के खिलाफ बैनर पोस्टर, कोई रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर करने के लिए नारेबाजी कर रहा था, तो कोई
मस्जिद को गिराने की मांग के पक्ष में नारे लगा रहा था। ये लोग लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगा रहे थे। कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते भी सुनाई थी। इस भीड़ में बड़े बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, यानी हर उम्र और समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हम हिंदू धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हिंदू को छेड़ा तो हिंदू नहीं छोड़ेगा। हम अभी भी सबके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। हम सनातन धर्मी है और संजौली में जो अवैध ढांचा बना है वो तुरंत प्रशासन संज्ञान में लेते हुए उसको खुद गिराए, नहीं तो फिर हिंदू का एकत्रित होकर उस ढांचे को ध्वस्त करेगा। आज जब संजौली में यहाँ आया हूँ तो हम संगठन और संस्थाओं से ऊपर उठ करके आम समाज का ये आंदोलन यहाँ प्रारंभ हुआ है। संजौली का आंदोलन यहाँ तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज जो हजूम हमने भी अपने जीवन में एक आंदोलन के रूप में देखा है, ऐसा समाज का आंदोलन यहाँ संजौली चौक में पहले कभी नहीं देखा था। परंतु ये आज जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिस तरह का रोष प्रदर्शन यहाँ पर इलीगल जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मस्जिद रूप में हुआ है, वो उसके विरोध में आज ये चिंगारी यहाँ भड़की है और ये पूरे प्रदेश भर में जाएगी। यहाँ इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना दुभर हो गया है और बाहर से आकर के यहाँ बदतमीजी करते हैं। हमारे काम धंधों के ऊपर इन्होंने डाका मारा है। हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। और आप देखिए किस प्रकार की ये गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस मस्जिद का हटना, क्योंकि ये एक प्रकार से आतंक का अड्डा है और इस आतंक के अड्डे का मिटना बहुत आवश्यक है। जो स्थानीय मुसलमान है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने खाए कमाए, लेकिन बाहर से आकर के जो हिमाचल का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके साथ जीरो टॉलरेंस के साथ निपटा जाएगा और इस्लामिक जिहाद जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिमला के चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी बेहद गुस्से में थे। प्रोटेस्टर्स संजौली की मस्जिद की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए शिमला के एसपी ने आसपास के जिलों से फोर्स मंगवा ली थी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए थे। प्रशासन ने संजौली की मस्जिद के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के दायरे को नो गो जोन घोषित कर दिया था। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के हथियारबंद जवानों की तैनाती इलाके में हो गई थी, इसलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पाए। प्रोटेस्टर्स ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को वार्निंग भी दी। कहा अगर इलीगल मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। आज तो सिर्फ शुरुआत है, हिंदू समाज इलीगल मस्जिद को हटाकर ही दम लेगा। हालांकि लोगों ने यह भी क्लियर किया कि उन्हें शिमला में रहने वाले हिमाचली मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से आए रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भाईचारे के लिए खतरा बन गए हैं। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि शिमला की सड़कों पर लगने वाली दुकानों पर, रेहड़ी पटरी पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। वो हिंदुओं को दुकान नहीं लगाने देते, सड़क पर बहन बेटियों को छेड़ते हैं, विरोध करने पर खून खराबे पर उतर आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जुमे के दिन मस्जिद में इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा जब किसी के घर का छज्जा 2-4 इंच बढ़ जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हथौड़ा लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन 4 मंजिल की गैर कानूनी मस्जिद खड़ी हो गई और पूरा प्रशासन सोता रहा। ये कैसे संभव है? इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है, इसके लिए पूरे तरह से जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं। मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है।
यहाँ पे जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उनको हम नहीं चाहते कि वो यहाँ के दंगे प्रसाद करें। हमको ही मतलब यहाँ के हम लोकल वासी हैं, ये लोग हमको मारे आके, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि बाहर वालों को जो भी रोहिंग्या आ रहे हैं उन लोगों को आप लोग स्टॉप करें प्लीज। हम चाहते हैं कि हमारे सीएम साहब को ही एक्शन ले और ये जो अवैध मस्जिद बनी है उसको तोड़ाया जाए। कि ये वोट बैंक की राजनीति हर नेता ने की है, और जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह इनको बिठाया गया है, रेडी वाले हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे हिंदू वर्कर्स हैं उनको ये बैठने ही नहीं देते। और जगह जगह जैसे मस्जिद का मामला है, 2010 से शुरू होकर 2014 तक 4 मंजिला भवन बन गया जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। रोहिंग्या जो बात, इनकी पूरी तरह से लगाम लगनी चाहिए। और मस्जिद का मामला है, मस्जिद तो हिंदू तोड़ा के रहेगा क्योंकि लोकेलिटी में है, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तो ये शुरुआत है, जब तक मस्जिद का एक एक पत्थर वहाँ से नहीं तोड़ा गया ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सोच रहे होंगे कि 4 मंजिल की मस्जिद 1-2 दिन में तो बन नहीं गई होगी, मुसलमानों की संख्या भी हफ्ते 2 हफ्ते में तो नहीं बढ़ी होगी, फिर अचानक आज प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ? तो उसकी वजह आपको बता देता हूं। संजौली इलाके में मस्जिद तो 10 साल से बन रही है, लोग इसको लेकर शिकायत भी कई साल से कर रहे थे। ये मामला कोर्ट में है, म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में शनिवार को फिर सुनवाई होनी है, लेकिन पिछले जुमे को यानी 30 अगस्त को शिमला के मल्याना इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। गुलनवाज नाम के लड़के ने अपने साथियों को इकट्ठा करके विक्रम सिंह नाम के शख्स को बुरी तरह पीटा था। जिन लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की उन्हें भी बुरी तरह मारा पीटा गया। इसी बात को लेकर धीरे धीरे सुलग रही चिंगारी आज भड़क उठी और इस प्रोटेस्ट के रूप में सामने आई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। बड़ी तादाद में बाहर से मुसलमान आकर यहां बस गए हैं और हिमाचल का माहौल खराब कर रहे हैं। शिमला की संजौली मस्जिद में इन बाहरी अपराधियों को पनाह दी जा रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस के नेता और सुक्खू सरकार में मंत्री भी लोगों के गुस्से को समझ रहे हैं। इसीलिए शिमला में आज प्रोटेस्ट होने से पहले कल ही हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में यह मसला उठाया था। अनिरुद्ध सिंह शिमला की कसुम्पटी सीट से विधायक हैं। उन्होंने असेंबली में कहा कि हिमाचल प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर बस रहे हैं, उनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए दस्तावेजों की जांच करवाकर बाहरी मुसलमानों को बाहर किया जाना चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि बाहरी मुसलमान शिमला में आकर पहले दुकानें, रेहड़ी और खोमचे लगाना शुरू करते हैं, फिर वो यहां तय बाजारी का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शिमला में 190 लाइसेंस मुसलमानों के हैं, जबकि असली नंबर 1900 है। ये लोग कहां से आ गए शिमला में? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अनिल सिंह ने मांग की कि सरकार कानून बनाए कि तय बाजारी का लाइसेंस सिर्फ हिमाचल के निवासियों को ही मिले, बाहरी लोगों को नहीं। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुम्पटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर।
मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी डिमांड करता हूं सर, प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कोई भी प्रदेश में आदमी जो काम करने वाला आएगा। और प्रदेश जो है वो हिमाचलियों के लिए सर, उनको अगर तय क्या करते हैं सर, पहले आएंगे बैठेंगे, फिर तय बाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तय बाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तय बाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है और मेरा तो धर्म भी यही है सर। जिस समय हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री अपने कर्तव्य और अपने धर्म की बात कर रहे थे, अपनी ही सरकार पर यह इल्जाम लगा रहे थे, उस समय विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे और हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह तो अनिरुद्ध सिंह के बगल में ही बैठे थे। तय बाजारी के लाइसेंस जारी करने का जिम्मा विक्रमादित्य सिंह के शहरी विकास विभाग में आता है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह ने अपने साथी मंत्री का कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज शिमला में बाहरी मुसलमानों के आने से हालात इतने खराब हो गए हैं कि बहन बेटियों का बाहर निकलना दूभर हो गया है। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि शिमला में बाहर से आकर बसे मुसलमानों की वजह से शिमला में अपराध बढ़े हैं। ये लोग लोकल लोगों से मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, दंगा करते हैं और तो और हिमाचल में अब लव जिहाद भी शुरू हो गया है। इसीलिए हिमाचल के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कितने लोग जो है सम्मिलित है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से लिए जाए सर, कितने लोग चिट्टे में सम्मिलित है सर, कितने लोग हैं सर सम्मिलित, ये लिया जाए सर। उनके कहां के वो लोग हैं। अगर क्राइम हो रहे हैं, रॉबरी, आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया है। जब अनिरुद्ध सिंह एक एक करके सारी हकीकत बयान कर रहे थे, न स्पीकर ने उन्हें रोका, न मुख्यमंत्री कुछ बोले और न ही उनके बगल में बैठे विक्रमादित्य सिंह ने कुछ कहा। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह ने संजौली की मस्जिद की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा यह मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। 2007 में मस्जिद बननी शुरू हुई, 2010 में से शिकायत की गई, मुकदमा कोर्ट में गया, लेकिन मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहा और अब ये 4 मंजिल की हो गई है। हिमाचल के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस बात पर हैरानी जताई कि 2023 तक जिस शख्स के खिलाफ गैर कानूनी मस्जिद निर्माण का मुकदमा चल रहा था, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 14 साल तक मुकदमा चलता रहा, मस्जिद बनती रही और प्रशासन सोता रहा। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोल रहे, 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को सर
2023 को कॉरपोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। विधानसभा में इस बहस का जवाब हिमाचल सरकार के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली की मस्जिद का विवाद कोर्ट में है, 44 पेशियां हो चुकी हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर की अदालत सुनवाई कर रही है और कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसका पालन करवाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने माना कि मस्जिद में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। वर्ष 2018 के पश्चात प्रतिवादी ने जून 2024 में यथास्थिति को वायलेट करते हुए मस्जिद के साथ अतिरिक्त शौचालय का निर्माण किया था, जिसको नगर निगम द्वारा जून 2024 में गिरवा दिया गया है। वर्तमान में यह मामला आयुक्त नगर निगम शिमला के न्यायालय में जो है लंबित है और 7/9/2024 को यानी आज से 3 दिन बाद सुनवाई हेतु लगा है। और क्योंकि मामला सब जुडिस है, निर्णय होने के उपरांत यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो उससे नियमों के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस के मंत्री ने अपनी ही सरकार से मस्जिद को गिराने की मांग की। शिमला में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बसने का मुद्दा उठाया तो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह के बयान को ट्विटर पर पोस्ट करके राहुल गांधी से सवाल किया। पूछा कि मोहब्बत की दुकान में इतनी नफरत कैसे भर गई। ओवैसी ने कहा कि संजौली की मस्जिद का मुकदमा कोर्ट में है और हिंदूवादी उसे गिराने की मांग कर रहे हैं तो कांग्रेस के मंत्री उनका समर्थन कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, देश के नागरिकों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं। ओवैसी के इस इल्जाम का जवाब अनिरुद्ध सिंह ने दिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कुछ पार्टियां इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रही हैं, यह गलत है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद के बारे में तो लोकल ऑफिसर ने भी कहा कि निर्माण अवैध है। अब अगर गैर कानूनी निर्माण है तो गिराया जाना चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार को चेक करना चाहिए कि मुस्लिम तहबाजारियों की तादाद कैसे बढ़ रही है, उनको रोका जाना चाहिए। रातों रात जो बिल्डिंग है, जो इमारत बनी है, रातों रात तो नहीं हुई खड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद माना है कि 2010 से चल रहा है, 44 पेशियां लग चुकी हैं। पहले मालिक जो रिस्पोंडेंट बनाया था, प्रतिवादी जो बनाया था, 10 साल बाद उनको पता चला कि उसका तो कोई लेना देना है नहीं। वर्कर बोर्ड, इसका जमीनी मालिकाना हक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार उसकी मालिक है। वर्कर बोर्ड इसमें कब्जाधारी है। तो मैं समझता हूँ कि उचित कार्रवाई जो है वो जल्द निपटा देनी चाहिए। जो इसका फैसला है, चाहे हाई कोर्ट में जाए, तो कानून के हिसाब से ही काम होगा। और मैं सभी से ये भी अपील करूंगा कि इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। एक बिल्डिंग का मामला है, इसको तूल देके कुछ एक पार्टियां, कुछ एक संगठन अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको राजनीतिक रूप जो है कम्युनल बना रही है। कुछ नहीं, बिल्डिंग का मामला है, हजारों केस हमारे चले हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब इतना बड़ा मामला है तो इस पे फैसला भी जो है जल्द होगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि इस मामले को कम्युनल कलर नहीं देना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के एक नेता ऐसे भी निकले जिन्होंने अनिरुद्ध सिंह के मस्जिद तोड़ने की डिमांड को ठीक नहीं माना, उस पर ऑब्जेक्शन किया। यूपी से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने इल्जाम लगाया कि अनिरुद्ध सिंह तो लव जिहाद और रोहिंग्या घुसपैठियों जैसे जुमले का इस्तेमाल करके बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वो ये मामला हाईकमान के सामने उठाएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि संजौली की मस्जिद इलीगल नहीं है, वो तो 1947 से वहां पर है। हाँ, उसमें कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन जरूर हुआ है जिसका मुकदमा अदालत में है। पिछले दिनों कुछ एक झगड़ा वहां लोकल और कुछ लोगों का हुआ था, उसको लेकर के इसे तूल दिया गया है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने जिस प्रकार से बयान दिया, उनको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये भाषा तो भारतीय जनता पार्टी की है। आप कहाँ इस भाषा को बोलने लगे हो? कानून की बात करो तो फिर कानून के तरीके से बात करो, उनकी भाषा क्यों बोल रहे हो? मस्जिद 1947 से पहले की है, मस्जिद अवैध नहीं हो सकती। मस्जिद तो 1947 से पहले की है, वक्फ में रजिस्टर्ड है, वक्फ के अंदर पूरा का पूरा वो है। और जहां तक उसके ऊपर अवैध कंस्ट्रक्शन, जो ऊपर की मंजिल के ऊपर विवाद है, वो 2010 से न्यायालय में विचाराधीन। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इबादत गाहों पर इस तरह से हमले कराना,
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, निश्चित रूप से हम बात भी करेंगे और इस प्रकार की भाषा किसी भी सूरत में कम से कम कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले। सुक्खू ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को सांप्रदायिक बयान नहीं देने चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। शिमला में आज हुए प्रोटेस्ट के बारे में सुक्खू ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उनकी सरकार हर धर्म और हर समुदाय के लोगों के लिए है। संजौली के मस्जिद के अवैध निर्माण के बारे में सुक्खू ने कहा मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने के बाद उनकी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर हैं, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। देश के संविधान के अनुसार कोई भी देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन राजनीतिक वाद विवाद में नहीं मैंने पढ़ना है। हमें तो ये देखना कि किसी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई तंग ना करे। ये हमारा राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है और इस दायित्व की जिम्मेवारी का निर्वाह हम अच्छी तरह कर सकते हैं। किस मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी, उनको भी इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी संयम रखना चाहिए। पर देश में और इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस भारतवासी है और हम सब लोगों को सबकी भावनाओं का आदर करना है। सुक्खू ने जो बात कही वो अच्छी है, लेकिन शिमला के लोगों की नाराजगी देखकर, इतनी भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स को देखकर यह तो क्लियर है कि मस्जिद का विवाद सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। असली परेशानी यह है कि अचानक बाहर से आकर लोग शिमला में बस गए हैं। जो शिमला महिलाओं के लिए सुरक्षित था, वहां आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होने लगी हैं। जो शिमला हमेशा शांत रहता था, वहां आए दिन झगड़े हो रहे हैं, लूटपाट मारपीट की घटनाएं होने लगी हैं। शिमला में लोग पीढ़ियों से मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते रहे हैं। बड़ी संख्या में बाहर से आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर तहखानों में रहने लगे। उनकी न कोई पहचान है, न उन पर कोई रोक टोक। दूसरी बात, जो बाहरी मुसलमान शिमला में आकर बसे हैं, उन्हें मस्जिद में शरण मिलती है। जुम्मे के दिन मस्जिद में सैकड़ों लोग जुटते हैं। कई बार मारपीट की घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र सरकार के मिनिस्टर ने किया। यह शिमला के लिए बड़ा अनयूजुअल है। इस वातावरण में मस्जिद की इमारत लोगों के गुस्से की बड़ी वजह बन गई। सबसे बड़ी बात है कि शिमला में 2.5 फ्लोर से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। फिर 4 मंजिला मस्जिद कैसे खड़ी हो गई? नोट करने वाली बात यह भी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ महीनों में नहीं हुआ, इसमें बरसों लगे। इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रही और बीजेपी की सरकार भी आई, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। अगर ये मसला किसी बीजेपी के लीडर ने उठाया होता तो इसे आरएसएस का रंग दे दिया गया होता, पर यह सवाल कांग्रेस के लोकल एमएलए ने उठाया। वो सुक्खू की सरकार में मिनिस्टर हैं। अनिल सिंह ने विधानसभा में जो कहा वो चेतावनी है। मुख्यमंत्री ने कानून की बात कही, पर उन्हें शिमला के लोगों की संवेदनाओं को समझना होगा। सुक्खू खुद भी शिमला वाले हैं, वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। उन्हें इस प्रॉब्लम का एक लार्जर व्यू लेना होगा। असली सियासी घमासान देखने को मिल रहा है हरियाणा में। कल रात बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई और आज इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लगे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो पार्टी छोड़कर इधर उधर भागते दिखाई दिए। नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने टिकट न मिलने से नाराज होकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी चेतावनी उन्होंने पहले ही दे दी थी। हरियाणा ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा, हिसार बीजेपी के नेता दर्शन गिरी महाराज, किसान मोर्चे के अध्यक्ष सुखविंदर शोरण और शमशेर गिल जैसे बीजेपी के तमाम नेताओं ने बगावत कर दी है। बीजेपी ने 2 मंत्रियों और 9 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे थे।
इनमें से 6 ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रणजीत सिंह चौटाला रानिया असेंबली एरिया से विधायक हैं। बीजेपी ने उन्हें इस बार डबवाली सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो रानिया से लड़ने पर अड़े हुए थे। बीजेपी हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी। इससे नाराज होकर रणजीत सिंह चौटाला ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से? क्या ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद से फैसला मेरा हो गया कि नहीं लड़ूंगा। मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। कब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। रतिया के बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं मिला तो उन्हें कांग्रेस अच्छी लगने लगी। जैसे ही लक्ष्मण नापा का टिकट कटा तो वो सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पहुंचे। वहां उन्हें कांग्रेस से टिकट का भरोसा मिल गया। बीजेपी ने रतिया से इस बार पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है। इसी बात पर लक्ष्मण नापा नाराज हैं। उन्होंने कहा अब बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस ही देश का भविष्य है, इसलिए अब वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। मेरी टिकट काट के किसी को आप ओबलाइज करना चाह रहे हैं तो फिर तो हमें दुख है कि मेरी टिकट क्यों काटी, जबकि मैं लगातार 5 वर्ष जनता के बीच रहा हूँ, मैंने काम किए। वहाँ 67 जो टिकटें बांटी हैं उसका देखो ना, रणवीर गंगवा जी हैं उनको वहाँ से कहाँ भेज दिया, लक्ष्मण यादव जी को कहाँ भेज दिया। तो हमें लगता है कि ना कहीं किसी का प्रेशराइज होकर ये टिकटें काटी गई। टिकट तो अभी कोई विषय नहीं रहा। अगर वहाँ हमें मान सम्मान नहीं मिला तो हमने राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस है, आने वाला भविष्य भी है देश का, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, अब लोग उसको एक लीडर के रूप में अपना रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो अब 10 साल पहले उन्होंने एक अच्छा शासन रहा है हरियाणा के अंदर, तो हमने उनके नीतियों को देखते हुए हमने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया है। अब से थोड़ी देर पहले लक्ष्मण नापा ने ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन की वजह कर्णदेव काम्बोज की नाराजगी है। कर्णदेव काम्बोज हरियाणा बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आज उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। काम्बोज इंद्री विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। इस्तीफा देने के बाद काम्बोज ने कहा कि बीजेपी ने पूरी जिंदगी पार्टी में खपाने वाले उनके जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, लेकिन जिसने पार्टी से बगावत की थी, 5 साल पार्टी का नुकसान किया था, उसे टिकट दे दिया। कर्णदेव काम्बोज का इशारा श्याम सिंह राणा की तरफ है। राणा ने 2019 के असेंबली इलेक्शन में टिकट न मिलने के बाद बगावत की थी। हाल ही में उन्होंने वापसी की और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। काम्बोज ने कहा कि बीजेपी में अब कांग्रेस कल्चर आ गया है, इसलिए ऐसे माहौल में उनके लिए काम करना मुश्किल है। काम्बोज ने कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा और मेरा परिवार हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के, पहले जनसंघ था और जनसंघ के समय के हम इस पार्टी में हैं। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया, जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की अव्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया। कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे, लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, उसका विरोध करके उसको हरवाने का काम करेंगे। तो तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है, बस ये सपना ही रह जाएगा। 15-16 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। कर्णदेव काम्बोज की गिनती मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी लोगों में होती है, इसलिए नायब सिंह सैनी ने भरोसा जताया कि उन्हें वो मना लेंगे। पार्टी में हो रही बगावत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट एक है और दावेदार कई हैं, ऐसे में नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन हाईकमान के फैसले को सबको मानना चाहिए। किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आदरणीय कर्णदेव काम्बोज जी से
बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। वैसे हर चुनाव में टिकटों के बंटवारे के बाद आजकल हर पार्टी में बगावत दिखाई देती है। टिकट कटने से नाराज लोग तुरंत दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं। इसलिए हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद नाराज नेताओं की बगावत कोई नई बात और कोई बड़ी बात नहीं लगती। कांग्रेस इसी चक्कर में अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई, लेकिन जब भी लिस्ट आएगी तो नाराजगी वहां भी होगी। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी के साथ अच्छा खासा खेल कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी कि टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी और कांग्रेस के नेता उनके पास टिकट के लिए आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की चर्चा जग जाहिर कर दी। अब सबको पता लग गया अगर समझौता हुआ तो केजरीवाल पार्टी के खाते में 6-7 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, इसलिए कोई उनके पास टिकट मांगने में नहीं जा रहा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नेता खाली बैठे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज 1 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर को अखिलेश यादव ने जाति से जोड़ दिया और इस पर सियासत शुरू हो गई। असल में 28 अगस्त को सुल्तानपुर की ज्वेलरी शॉप में डकैती का आरोपी मंगेश यादव पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि योगी की पुलिस अब जाति देखकर गोली चला रही है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने 1.5 करोड़ की लूट की थी, तब भी अखिलेश यादव ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। इस केस को सुलझाने में एसटीएफ लगी थी। एसटीएफ ने 2 दिन पहले 3 डकैतों को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। इन तीनों के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद इस गिरोह के सरगना विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आज इस मामले के एक और आरोपी मंगेश यादव और उसके एक साथी को भी एसटीएफ ने सुल्तानपुर बाईपास पर घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव नाम का बदमाश मारा गया। उसका साथी भागने में कामयाब रहा। क्योंकि 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में जो बदमाश घायल हुए थे उसमें 2 ठाकुर हैं और 1 ब्राह्मण है, और आज जो बदमाश एनकाउंटर में मारा गया वो यादव है, इसलिए अखिलेश यादव ने इसे बड़ा इशू बना दिया। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि एनकाउंटर नकली है, यूपी की पुलिस जाति देखकर गोली मारती है, ऊंची जाति के बदमाशों को पैर में सिर्फ दिखावे के लिए गोली मारी गई, मुख्य आरोपी को बचाने के लिए सरेंडर करवाया गया और जो यादव था उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश ने दूसरा ट्वीट किया। इसमें इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मंगेश यादव को 2 दिन पहले उठाया था, फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो इस मामले में तुरंत इंटरवीन करे, वरना सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने बीजेपी को चेतावनी दी। कहा कि अगर धर्म जाति देखकर योगी सरकार हत्या करवा रही है तो वो ये समझ ले कि अब जब सरकार बदलेगी तब क्या होगा। देखिए, सुल्तानपुर की बड़ी डकैती थी और उसके मुख्य आरोपी को सरकार और प्रशासन ने बातचीत करके सरेंडर करा दिया। कुछ लोगों को पैर में गोली मार करके नकली इनकाउंटर दिखाने की कोशिश की और एक अपराधी की जाति जानने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया, उसकी मौत हो गई। हम अपराधियों के पक्ष में, हम समाजवादी लोग नहीं हैं, लेकिन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म में सरकार काम करे या अधिकारी काम करें। इसके बाद कांग्रेस भी अखिलेश यादव के सपोर्ट में उतरी। प्रमोद तिवारी ने कहा, यह बात तो सही है कि योगी सरकार जाति और मजहब देखकर एनकाउंटर करती है, बुलडोजर चलाती है और पुनः रिकॉर्ड इस बात को सही साबित करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। जैसे जो घर गिराए गए हैं बुलडोजर से, जो बुलडोज किए गए हैं, उनकी भी जाति की सूची देख लीजिए। वो धर्म, जाति और पार्टी के आधार पे हुआ है। ऐसे ही
इनकाउंटर में भी आप सूची निकाल के देखें, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनमें आप देख लें, जिस तरीके से मुकदमे चले हैं वो देख लें, ध्वस्तीकरण हुआ है वो देख लें, और अपराध करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार में शामिल हैं, तमाम अपराधों में शामिल हैं, वो तो घूम रहे हैं आज़ाद। तो उनको तो पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों पे कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई अगर होती तो गैर भाजपाइयों। अखिलेश यादव को और उनके साथियों को जवाब दिया योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा, वैसे तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अखिलेश जाति की राजनीति करते करते इतने बहक गए हैं कि अपराधी की जाति भी देखने लगे हैं। राजभर ने पूछा, क्या अखिलेश सिर्फ यादवों के नेता हैं? अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो मंगेश यादव का सरेंडर करवा देते। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तब पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी। पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। खाली यादव पे ही बोलते हैं, यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है। बड़ी बात है कि जिस शख्स की दुकान में डकैती हुई थी उसने मंगेश को पहचाना। पुलिस ने लूट का जो माल बरामद किया उसकी शिनाख्त की। इस दुकान के मालिक भरत जी सोनी ने कहा कि पुलिस का एक्शन बिल्कुल सही है। पुलिस ने पहले जिन बदमाशों को पकड़ा था उन्होंने ही दुकान में डकैती की थी। डकैतों के कब्जे से जो जेवर मिले थे वो उनकी दुकान के ही हैं। पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी भी दी है। 3 बदमाश को मतलब पकड़े थे, इनकाउंटर किए थे। उस टाइम करीब 14-15 किलो माल बरामद हुआ। हमसे पहचान कराया, हमका नहीं हमारे दुकान का ही माल है हमारा। उससे पहचान हुई कि हाँ पुलिस ने सही अपराधी को पकड़ा है। और न पकड़े जाने की स्थिति में ये था कि कुछ हमको भी शंका होती थी कि जो है पुलिस किस दिशा में जा रही है, लेकिन सही दिशा में जा रही है। पुलिस से हमें कोई अभी असंतुष्टि नहीं मिली। हर तरीके से उनका सहयोग समर्थन, हमको सिक्योरिटी भी हर तरीके से दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे। उन्होंने यहां राम सेवकपुरम में बने रामनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्योंकि योगी धार्मिक कार्यक्रम में थे इसलिए उन्होंने आज राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश की जाति वाली राजनीति पर कटाक्ष जरूर किया। योगी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब कुछ लोग जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करने में लगे हैं, तब धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी साजिशों को नाकाम करें। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो। जिस अपराधी की जाति देखकर अखिलेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वो मंगेश यादव कोई साधु नहीं था, हार्डकोर क्रिमिनल था, हिस्ट्री शीटर था। मंगेश यादव के खिलाफ यूपी के 3 जिलों में चोरी, लूटपाट, डकैती के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सुल्तानपुर की लूट के बाद पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस और लूटी गई ज्वेलरी बरामद की थी। इसके बाद भी अखिलेश इस अपराधी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बजाय उसकी जाति देखने लगे।
ये दुखद है। ये सब जानते हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए सुधरा है क्योंकि पुलिस को एक्शन लेने की खुली छूट दी गई है। पुलिस पर अपराधी की जात पूछने का या उसका मजहब देखने की कोई मजबूरी नहीं है। अपराधियों को किसी तरह का पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए। अगर उन्हें वाकई में लोगों का विश्वास जीतना है तो जाति और धर्म देखकर अपराधी का पक्ष लेना बंद करना पड़ेगा। अपराधी की न कोई जात होती है न कोई धर्म। यूपी में बड़ी मुश्किल से शांति आई है, लोगों को चैन मिलने लगा है। अब किसी को भी अपराधियों को प्रोटेक्शन देने से बचना चाहिए। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोग बहुत परेशान हैं। वन विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारी और शूटर्स दिन रात मेहनत करके भी इन भेड़ियों को खोज नहीं पाए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज 2 राहगीरों ने खेत में घूमते भेड़िए का वीडियो शूट किया। इसकी जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को दी, लेकिन जब तक सरकारी लोग वहां पहुंचते तब तक भेड़िया गायब हो गया। असल में बहराइच के गांव निंदीपुर के करीब आज भेड़िया दिखाई दिया। गांव के 2 नौजवान खेतों की तरफ जा रहे थे। उनकी नजर भेड़िए पर पड़ी। इन लोगों ने भेड़िए का वीडियो बनाया, लेकिन जैसे ही लोगों ने भेड़िए का पीछा शुरू किया तो वो कुछ ही सेकंड में सड़क के दूसरी तरफ पानी से भरे हुए खेतों में गायब हो गया। अब इस भेड़िए को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक्सपर्ट्स की टीम इस इलाके में गश्त कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शूटर्स भी घाघरा नदी के कछार वाले इलाके में भेड़ियों के झुंड की तलाश में लगे हैं। भेड़िए की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इन इलाकों में लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि रात के वक्त सावधान रहें। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर रेणु सिंह ने बताया कि यह करीब 20 से 22 किलोमीटर का एरिया है जहां भेड़िए हो सकते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 165 लोग तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बड़े अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं और उम्मीद है कि आदमखोर भेड़ियों का आतंक जल्दी खत्म कर दिया जाएगा। जो अफेक्टेड एरियाज थे जहाँ पर की प्रॉब्लम्स हो रही थी वो लगभग 22 से 23 किलोमीटर्स का वो एरिया था जहाँ पे की प्रॉब्लम्स चल रही थी। उसको हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया, सेक्टर 1, 2 एंड 3। उसमें हमने डीएफओस की ड्यूटी लगाई है। जो बाहर से डीएफओस आए हैं, एसीएफ्स आए हैं, उनको प्रभारी इंचार्ज बनाया है। उनके नीचे हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। ऑफिसर्स की, रेंज ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं। दिन और रात की ड्यूटी लगाई गई है। रिजर्व की भी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि कहीं कोई इस तरह की कोई घटना आती है सामने तो रिजर्व की टीम तत्काल वहाँ पे दौड़ के कार्रवाई कर सकती है। कुल मिलाकर के 165 लोग हैं जिनको कि डिप्लॉय किया गया है। और बाकी जो हम लोग ऑफिसर्स हैं हम लोग हैं, और रात में हम लोग गश्त भी करते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे 3 सेक्टर्स में ये हमारे लोग बटे हुए हैं, वहाँ जाकर के लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रेस्क्यू करेंगे, इन सब का भी जायजा हम लोग ले रहे हैं। चिंता की बात है कि भेड़ियों का आतंक अब बहराइच के अलावा दूसरे जिलों में भी फैल गया है। सुल्तानपुर में भी भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला किया। अब तक आदमखोर भेड़िए 10 लोगों की जान ले चुके हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इन भेड़ियों के आतंक को खत्म करना तो जरूरी है। इस इलाके में तैनात एक्सपर्ट का कहना है कि जिस इलाके में भेड़ियों का आतंक है वो घाघरा नदी के कछार वाला इलाका है। नदी में बाढ़ की वजह से खेतों में भी पानी भरा हुआ है, भेड़ियों की मान में भी पानी भर गया है। इसलिए वो सुरक्षित जगह की तलाश में घूम रहे हैं। बाढ़ के कारण शिकार की कमी हो गई है, इसलिए भूखे भेड़िए इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अफसरों ने दावा किया कि जल्दी ही इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए गांव वाले परेशान हैं, डरे हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पुतिन ने कहा कि भारत रूस का बेहद अहम साझेदार है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में पुतिन ने कहा अगर यूक्रेन बातचीत चाहता है तो वो भी इसके लिए तैयार है। पुतिन ने कहा उनकी नजर में भारत, चीन और ब्राजील ऐसे मुल्क हैं जो युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं और भारत अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है।
इसलिए इंडिया सभी पक्षों को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकता है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन को जल्दी से जल्दी बातचीत के टेबल पर आना चाहिए और युद्ध रोकने के लिए बात करनी चाहिए। मोदी ने कहा था अगर यूक्रेन और रूस चाहेंगे तो भारत और वो खुद निजी तौर पर मीडिएटर बनने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन से लौटने के बाद मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की थी और अपने यूक्रेन दौरे का एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज पुतिन ने भी कहा जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से वो लगातार भारत, चीन और ब्राजील के कांटेक्ट में रहते हैं। पुतिन ने भारत के प्रति अपना विश्वास जाहिर किया, जंग रुकवाने में हमारे देश की भूमिका की संभावना का जिक्र किया। ये देश के लिए बड़ी बात है और इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को जाना चाहिए। मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों से साफ साफ बात की, अमेरिका से इसका जिक्र किया, दुनिया के कई और मुल्कों से इस मामले में साथ देने को कहा। अगर ये मामला सुलझ जाए तो पूरी दुनिया का भला होगा और अगर ये मामला भारत की पहल पर सुलझ जाए तो इससे देश का मान और बढ़ेगा।